जुडिशरी वो है जो कि हमारे, जिसे कहते हैं ना, घर का मुखिया होता है, जो घर की इज्जत बचाता है। जुडिशरी हमारे लिए वो है। अब मुखिया ही खतरे में पड़ने लगे, उसकी ही छवि पर सवाल उठने लगे, और अगर वो सही भी है तो उस पर वार होने लगे, तो हमारा घर कितना सुरक्षित है, मेरा ये सवाल। पृथ्वी पे अगर न्याय मिलता है तो वो कोर्ट से ही मिलता है, जुडिशरी से ही मिलता है। ये अलग बात है कि जुडिशरी में जो है कुछ लोग जो है सही नहीं है, और ये चीज अब लगातार अब बढ़ती भी जा रही है। वैसे एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, आज की तारीख में जाति, धर्म, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, और कोई ऐसा देश में कोई ऐसी जगह नहीं बची है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा है, विभाग नहीं बचा है जहां पर ये सवाल ना उठते हो कि भाई धर्म देख के इसको काम मिल रहा है, या ये पोजीशन मिल रही है, या जाति देखकर मिल रही है। क्या जुडिशरी में भी इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिली हैं कि भाई ये जज है, इनकी ये जाति है, ये सरनेम लगा हुआ है, तो उनको ये पोजीशन दिला दी जाए, या उनके लिए वो आसान है उस फेहरिस्त में आ जाना? ये कभी देखने को मिली हैं चीजें? जस्टिस बी आर गवई जी जब चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उससे पहले से ही मीडिया में खबरें चलनी शुरू हो गई कि अब दलित हैं, दलित आ रहे हैं, दलित ये होंगे, दलित होंगे। जूता फेंका गया तो दलित वाली बात शुरू हो गई। देखिए, जो जिला अदालतें हैं जहाँ पे जजेस शुरुआत होती है, जो शुरुआत होते हैं जज दिल्ली के अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहलाते हैं अगर वो क्रिमिनल केस को देख रहे हैं, और अगर वो सिविल मामलों को देखते हैं तो सिविल जज कहलाते हैं। यहाँ से जज की स्टार्टिंग होती है। इसके लिए बाकायदा एग्जाम होता है। हाई कोर्ट में जो सीधे डायरेक्ट जज हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो सीधा डायरेक्ट जज हो रहे हैं, उनके लिए कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन इनके लिए वाकई में एग्जाम है। एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ होता है, और उसके बाद ये लोग जज बनते हैं। और अब कुछ वकील ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको सीधा सुप्रीम कोर्ट में वकील से ही सीधा जज बना दिया जाता है। उसके अंदर कहीं कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, कहीं कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा जो है उनकी नियुक्ति होती है। कॉलेजियम कहता है नियुक्ति हो जाती है। वो क्यों होती है, हर कोई समझ सकता है इस बात के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे लेकर आज इस चर्चा में आपके साथ शामिल हो रहे हैं। सवाल है हमारे देश के लोकतंत्र के एक बहुत ही अहम स्तंभ का, जिस पर लगातार वार हो रहा है। और ये वो स्तंभ है, जब देश के बाकी तीनों स्तंभ कमजोर भी अगर हुए तो इसने उन तीनों को संभाल लिया, लेकिन जब ये खुद खतरे में पड़ रहा है तो समझिए बाकी तीन स्तंभों का क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी। यहां पर मैं बात कर रही हूं न्यायपालिका की। कई बार ऐसा हुआ है हमारे देश में कि जब हमारी सरकार एक सही लाइन पर नहीं चल रही हो, कोई भी सरकारों की आप बात कर लीजिए, तो उस वक्त न्यायपालिका ने उनको उनकी ड्यूटी याद दिलाई। ये न्यायपालिका में ड्यूटी याद दिलाने वाले कौन हैं? ये हमारे जजेस हैं। हमारे वो जजेस जो कि हमारे देश के, हमारे समाज के हर हिस्से की भावना के, इमोशंस की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, और बिना किसी पक्ष की तरफ जाते हुए वो अपना काम करते हैं। लेकिन आज की तारीख में उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब सवाल ये उठ रहे हैं कि वो पक्षपाती हो गए हैं, और इससे ये नींव कमजोर हो रही है, और लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अभी तो हाल ही में एक वीडियो ऐसा सामने आया सोशल मीडिया पर, जिसमें एक वकील ने सीधे सीधे जज को ये बोल दिया, बी इन योर लिमिट्स। मैं अपना काम कैसे करूं, मैं अपनी जज में अब मैं अपनी दलील कैसे सामने रखूं, ये आप मुझे मत सिखाइए। मैं जानता हूं आज जुडिशरी कैसे कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ऐसी बात उन्होंने अपने इस वीडियो में, मतलब ये एक कोर्ट का वीडियो था, रिकॉर्डिंग का, ये सामने निकल कर आया। सवाल ये है कि ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि किस तरह से जुडिशरी पर हमले हो रहे हैं। सीजीआई गवाही की तरफ अगर किसी वकील ने जूता फेंकने की कोशिश भी की या कुछ भी हरकत की, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सिर्फ बी आर गवाई जी की बात नहीं है, ये हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात है, जिसके साथ ये घटना घटी। यानी कि हमारे देश के लोकतंत्र के चौथा सबसे माफ कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ की बात है। चौथे स्तंभ को भी बचाने वाला ये स्तंभ है। बल्कि हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए शामिल हो रहे हैं महेश गुप्ता जी। हम उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बहुत गंभीर विषय है आज की तारीख में। हम ये कहें महेश की, जुडिशरी वो है जो कि हमारे, जिसे कहते हैं ना, घर का मुखिया होता है, जो घर की इज्जत बचाता है। जुडिशरी हमारे लिए वो है। अब मुखिया ही खतरे में पड़ने लगे, उसकी ही छवि पर सवाल उठने लगे, और अगर वो सही भी है तो उस पर वार होने लगे, तो हमारा घर कितना सुरक्षित है, मेरा ये सवाल। देखिए विनीता जी, मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं कोई जुडिशरी या जजेस के लिए कोई मैं उनकी बटरिंग नहीं कर रहा हूं, उनका मान सम्मान में कोई झूठा जाफा नहीं कर रहा हूं। हमेशा कहा जाता है अगर कोई गलत काम करता है तो लोग अपने आप दिल को ये तसल्ली देते हैं कि भगवान देख रहा है, भगवान इसको दंड देगा।
भगवान देख रहा है, भगवान दंड देगा, तो जब इंसान ऊपर जाएगा उसे तब दंड मिलेगा। लेकिन इस पृथ्वी पे अगर न्याय मिलता है तो वो कोर्ट से ही मिलता है, जुडिशरी से ही मिलता है। ये अलग बात है कि जुडिशरी में जो है कुछ लोग जो है सही नहीं है, और ये चीज अब लगातार अब बढ़ती भी जा रही है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से सोशल मीडिया का ये अभी जमाना आ गया है, जिसको देखो दो रुपल्ली के ट्रोलर हैं, एबीसी का उनको ज्ञान नहीं है, और कह लीजिए कि पूरी फुर्सत में बैठे हैं। अगर जिस पे इंसान पे फुर्सत नहीं है, काम धंधे में बिजी है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के कितने बड़े बड़े वकील हैं, उनके पास कोई व्हाट्सएप करते हैं किसी को, उनके पास कोई समय नहीं है, फोन उठाने तक का उनके पास समय नहीं है। और जो बिल्कुल खाली बैठे हैं वो अपने उस पर मैसेज डालते रहते हैं। और इस मैसेज की एक वजह ये भी होगी कि जो आजकल इन्होंने कोर्ट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है, तो कोर्ट ने भी बहुत ज्यादा लिबर्टी दे दी है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आज से हम लिखें 10-12 साल पहले, 15 साल पहले कोर्ट के नाम से हर कोई डरता था, और नेता भी हमेशा माननीय अदालत, माननीय अदालत, माननीय अदालत, और जज साहब के सामने जो है माननीय लगाते थे और बाद में जी भी लगाते थे। लेकिन अब तो सीधा सीधा नाम लेने लग गए हैं, और सीधा नाम में भी जस्टिस नहीं बोलते, डीवाई नहीं बोलेंगे, सीधा चंचूड़ बोलेंगे, सीधा गवाही बोलेंगे, जैसे उनके पड़ोस में कोई बैठा जो है भटूरे लेके आया। अच्छा। तो ये स्थिति हो गई लोगों की आपस के अंदर कोई तरीका है। देखिए आप, ये सबसे बड़ी बात ये कि अदालत के अंदर एक मान सम्मान होता है कि अगर किसी को अदालत फांसी की सजा भी दे रही है तो भी वकील कहता है ओब्लाइज सर। उसको पता है कि जज साहब जो कर रहे हैं, देखिए अदालत का फैसला हमेशा एक के खिलाफ जाता है, एक के पक्ष में आता है, और आखिरी आखिरी फैसला माना जाता है। और उसके अंदर जिसके खिलाफ आता है वो कहता है जज साहब बिक गए, जिसके हक में आ जाता है वो कहता है अरे जज साहब तो बहुत अच्छे थे, और जिसके खिलाफ आता है वो, और साथ में उनके कई बार कुछ वकील भी ऐसे हैं कि मैं क्लाइंट को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि बस तुम्हें तो पता है क्या करें, अब जज साहब जो है दूसरी तरफ मिल गए थे, हमारा काम खराब हो गया। तो इस बहाने जो कुछ वकील हैं जो ऐसा करते हैं, वो भी अपनी जो है साख बचा लेते हैं, और क्लाइंट को लगता है कि हमारे वकील साहब ने तो बहुत मेहनत की और मैं भी बहुत सच्चा था, मेरा केस भी बहुत अच्छा था, लेकिन जो है जज साहब ठीक नहीं थे। जज साहब मतलब बहुत अजीब सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बस जज साहब दूसरे पार्टी से मिल गए थे और हमारा काम इसलिए खराब हो गया। तो ये सब चीजें हैं। तो ओवरऑल लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि जो सोशल मीडिया पर इस प्रकार की बातें हो रही हैं, और जैसे आप देखेंगे कि गवई, जस्टिस गवई जी हैं, उनके ऊपर जूता फेंका गया। जूता फेंकने से मतलब नहीं है कि वो लगा या नहीं लगा, अगर अपने अदालत के अंदर हाथ में जूता भी उठाया है, जूता उठाना तो बहुत दूर की बात है, अदालत के अंदर आप जज साहब की तरफ या जज साहब की जो हमारी कुर्सी है उसकी तरफ मुंह करके आप पानी नहीं पी सकते हैं। एक डेकोरम होता है, एक सिस्टम होता है। कोर्ट के अंदर घुसते हैं तो सब करते हैं, कोर्ट से बाहर जाते हैं तो जज साहब चाहे अपने काम में कुछ लगे हुए हैं तो भी नमस्कार करके जाते हैं सीट को। ये किस सिस्टम है? हम कोई जज साहब को पर्सनली नमस्ते नहीं कर रहे, एक हमारा सिस्टम है कि भाई हाँ इस ये सिस्टम है, ये जुडिशरी है, जुडिशरी का हमें सम्मान भी करना है, और सम्मान के साथ साथ क्या न्याय भी मिलता है, सच बात ये भी है। लेकिन अब जो ये हो गया दो रुपल्ली के ट्रोलर हैं, जो मन में आए लिखते रहते हैं। शुरू में जब नए शुरू हुए थे तो एक दो बार मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके अंदर आप देखेंगे कि एक ये था, क्या नाम वो ये उसकी लॉ की स्टूडेंट थी फाइनल ईयर की, और उन्होंने जो है नाम में मेरा स्लिप कर रहा है, तो उन्होंने बकायदा फिर सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल किया था कि जो हमारा आईटी एक्ट है उसके अंदर सेक्शन है 66, उसके अंदर जो है हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। श्रेया सिंगल लॉ के फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला था, तो फिर उसको मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ किसी प्रकार की अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और आजादी है, उस पर आपको कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसी कोई बात बोलता है कि जिससे कहीं उन्माद फैलेगा, दो गुटों में झगड़ा होगा, तो उसके लिए आईपीसी में सेक्शन है। उस समय जैसे 153 था, अब अभी नया कानून आ गया, उसमें नया सेक्शन देखना पड़ेगा, तो वो है। तो उन्होंने, लेकिन उन्होंने उसको जो है सेक्शन को 66 ए था कि उसको डिलीट कर दिया कि नहीं इसमें मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, तो एक तरह से छूट मिल गई। लेकिन अब ये सामने वाले को भी देखना कि हमें क्या करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया तो उन्होंने जजमेंट दी। जजमेंट इलेक्शन के समय कुछ दिन पहले आई थी, भाजपा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। और तो जब उसके बाद जो कुछ भाजपाइयों ने, अनुभक्तों ने या दो रुपल्ली के ट्रोलर जो है उन्होंने क्या कहा, देखिए जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, वो उनकी मिसेज, उनके चंद्रचूड़ जी के दो लड़के हैं, दोनों एडवोकेट हैं, एक बॉम्बे में है एक लंदन में है। उसके बावजूद उन्होंने दो बच्चियां बकायदा गोद ली हुई हैं। उनको आप गोद लेने का मतलब समझते हैं कि दिव्यांग हैं, तो उनके जो है उनको पालने कितना बड़ा ये उपकार का काम कर रहे हैं, परोपकार का काम कर रहे हैं। और उसके बावजूद इन्होंने जो दो रुपये के ट्रोलर है, इन्होंने क्या किया
कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनकी मिसेज, उनकी फोटो, दोनों बच्चों की फोटो साथ लगाई, लिखा जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। बताइए, इस तरह की हरकतें करते हैं ये लोग। तो महेश जी, यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से जुडिशरी पर अटैक हो रहे हैं, जिस तरह से लगातार ये चीजें सामने निकल के आ रही है कि अब वकील जो हैं वो बदजबानी पर उतर आए हैं, आम जनता तो उतर ही जाएगी। ये राकेश जो है जिन्होंने गवई जी के साथ में ऐसा किया, वो परिस्थिति आप देखिए। मतलब यहाँ पर क्या कहा जाए, क्योंकि आपने इतना लंबा वक्त जुडिशरी को कवर किया है, तमाम जजेस को आप जानते हैं, तमाम बड़े वकीलों को जानते हैं, तमाम उन लोगों को जानते हैं जो नए नए वकील आ जाते हैं, उनका क्या व्यवहार है, क्या होता था, क्या डिफरेंस आया है, क्योंकि ये बहुत एक गंभीर विषय है। आपने कई बार जिक्र किया है रंजन गोगोई का, डीवाई चंद्रचूड़ जी का, इन सब जजेस को लेकर के। अब आने वाले जो जजेस हैं उनको लेकर अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की फेहरिस्त में, तो किस तरह की बड़ी चुनौतियां उनके सामने आ रही हैं, क्योंकि इसी चुनौती से पार पाते हुए मतलब डीवाई चंद्रचूड़ जो है उनके ऊपर कई सवाल उठे हैं, उन्होंने सवाल उठाने के मौके भी दिए जिस पर आपसे चर्चा भी हुई थी। तो ये सब गलतियों की वजह से क्या आने वाले जो लोग हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो आगे होंगे, उन्हें इसको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, और इस अग्नि परीक्षा में इस तरह की मतलब छीछा लेदर होती रहेगी। मैं माफी चाहती इस तरह का शब्द इस्तेमाल करने में, लेकिन हाँ, इस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं कि इस तरह से गो थ्रू होना पड़ रहा है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और बाकी जजेस को। देखिए, इसमें मैं दो बातें अभी, एक तो पहले जो जूता वाला जो एपिसोड हुआ है उसके अंदर मैं बता दूं कि बकायदा सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है, उनका विकास सिंह जी उनके अध्यक्ष हैं, बकायदा एक वो लगाया गया था अटॉर्नी जनरल को, सुप्रीम कोर्ट में अगर कभी भी आप कोई कंटेम्प्ट फाइल करनी है किसी के खिलाफ तो अटॉर्नी जनरल से परमिशन लेनी होती है, परमिशन क्या, कंसेंट लेनी होती है, स्वीकृति। तो वो उन्होंने दे दी। देने के बाद जो है बकायदा परसों का मामला है ये, उन्होंने केस जजिस के सामने भी आ गया था, उन्होंने कहा कि हम जो है इसको दिवाली की छुट्टियों के बाद सुनेंगे। तो ये कंटेम्प्ट जो है जिनके कोर्ट का है वो नहीं कोई दूसरे जजेस सुनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बार है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो बहुत ज्यादा खिलाफ है इस घटना के, कि जो घटना हुई है बहुत गलत है, उस वकील के भी बहुत खिलाफ है। और आपने देखा होगा कि जिस दिन घटना हुई उसके एक दो दिन बाद तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ वकील जमा हुए थे, उन्होंने नारे भी लगाए थे, जो वकील है इनके खिलाफ जिन्होंने जूता फेंका है। तो कोई भी इस घटना को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे कहीं कोई घटना होती है किसी वकील के साथ तो 100 वकील उनके हक में जमा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है बाकायदा इस पर केस भी लड़ रही है कंटेम्प्ट का, अवमानना का, बस उसमें और अवमानना साबित भी होगी और उसके अंदर जो है सजा भी होगी। अब देखना ही है कि जो जजेस सुन रहे हैं वो इस मामले में कितनी सजा देते हैं, कि वो कोई सजा देते हैं या नहीं देते, या सिंपली जुर्माना करके दे देते हैं। क्योंकि क्या एक बार देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने कोई बयान दिया और उसके बाद जो है कंटेम्प्ट उनके ऊपर मामला चला, प्रशांत भूषण जी हैं वो उनके ऊपर, और वो बहुत निष्पक्ष माने जाते हैं और काफी सारी उन्होंने पीएल फाइल की हुई हैं। एक वो वकील हैं जिनको हम मानते हैं कि हमेशा मुद्दे उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको सुनता भी, उससे जो है हमेशा जनता को फायदा होता है। उन पर कोई पैसे का कभी कोई एलिगेशन नहीं लगा कि उन्होंने किसी से पैसा मांगा है, किसी को ब्लैकमेल किया है। प्रशांत भूषण जो है इस मामले में काफी निष्पक्ष है, शरीफ है, और हम उनका इसी बात से बहुत सम्मान भी करते हैं। अब उनके खिलाफ भी एक बार एक कंटेम्प्ट चली थी, उन्होंने वो अपनी बात पे अड़े रहे, नहीं मैंने जो कहा ठीक कहा, और आखिर में जो है जो जज साहब थे सुनने वाले, कहा जाए तो वही बैकफुट में आ गए और बिना कुछ सजा सुनाए, बिना कुछ कहे उनको दोषी माना, पर उनके जो है सजा कुछ नहीं सुनाई गई। वो तो खैर चलो एक अलग बात है, क्योंकि प्रशांत भूषण जी जो अपनी जगह बिल्कुल ठीक रहते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं जहां जूता फेंका गया है, अगर उसमें 6 महीने तक की सजा का प्रोविजन है, और शायद सुप्रीम कोर्ट में तो है, लोअर कोर्ट में अगर कंटेम्प्ट है तो 6 महीने तक का प्रोविजन होता है लोअर कोर्ट हाई कोर्ट का, अगर किसी जजेस के खिलाफ या अदालत के खिलाफ मानना होती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है 2 साल तक का भी कर सकता है, सजा दे सकता है। तो लेकिन अगर इसके अंदर कंटेम्प्ट का दोषी तो 100% होना है, उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है कि हाँ मैंने जूता फेंका उन पे, वकील ने। लेकिन अगर इसके अंदर उन्होंने उनको सजा नहीं सुनाई, या ऐसी सजा नहीं सुनाई जो एक मील का पत्थर साबित हो, तो ये फिर इन चीजों को बढ़ावा देगी। वैसे एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, आज की तारीख में जाति, धर्म, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, और कोई ऐसा देश में कोई ऐसी जगह नहीं बची है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा है, विभाग नहीं बचा है जहां पर ये सवाल ना उठते हो कि भाई धर्म देख के इसको काम मिल रहा है, या ये पोजीशन मिल रही है, या जाति देखकर मिल रही है। क्या जुडिशरी में भी इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिली हैं कि भाई ये जज है, इनकी ये जाति है, ये सरनेम लगा हुआ है, तो उनको ये पोजीशन दिला दी जाए, या उनके लिए वो आसान है उस फेहरिस्त में आ जाना? ये कभी देखने को मिली हैं चीजें? देखिए, जो जिला अदालतें हैं जहाँ पे जजेस
शुरुआत होती है, जो शुरुआत होते हैं जैसे दिल्ली के अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहलाते हैं अगर वो क्रिमिनल केस को देख रहे हैं, और अगर वो सिविल मामलों को देखते हैं तो सिविल जज कहलाते हैं। यहाँ से जज की स्टार्टिंग होती है। इसके लिए बाकायदा एग्जाम होता है। हाई कोर्ट में जो सीधे डायरेक्ट जज हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो सीधा डायरेक्ट जज हो रहे हैं, उनके लिए कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन इनके लिए वाकई में एग्जाम है। एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ होता है और उसके बाद ये लोग जज बनते हैं। इसके अंदर जो है वो रिजर्वेशन है, ठीक। लेकिन अगर हाई कोर्ट के अंदर सीधे जजेस जो बनते हैं वकील से, सुप्रीम कोर्ट में जो सीधा जजेस बनते हैं, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन वाला इशू नहीं है जजेस के अंदर। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप कोई रिजर्वेशन को साथ साथ बताते चले, क्या मतलब, क्या कहने का तात्पर्य है? रिजर्वेशन से मतलब ये था ना कि जो SC/ST की सीट रिजर्व होती हैं, OBC की सीट रिजर्व होती हैं, तो लोअर जुडिशरी के अंदर ये है क्योंकि वहां पे एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद जो पास होते हैं इसलिए। लेकिन जो हाई कोर्ट में जजेस हैं, अगर लोअर कोर्ट से ही कोई हाई कोर्ट जज जाएगा तो पहले लोअर 50 है तो 50 में सारी मुश्किल से हाई कोर्ट पहुंच पाते हैं, अब नीचे ही वो रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद जो है, जो वकील है उन्हें 7 साल या 10 साल प्रैक्टिस कर ली है, फिर कुछ क्या वजह है उस पर चर्चा करने की कोई फायदा नहीं, सबको पता है क्या वजह है, तो उनको सीधा हाई कोर्ट में जज बना दिया जाता है। वो हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और अब कुछ वकील ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको सीधा सुप्रीम कोर्ट में वकील से ही सीधा जज बना दिया जाता है। उसके अंदर कहीं कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, कहीं कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा जो है उनकी नियुक्ति होती है, कॉलेजियम कहता है नियुक्ति हो जाती है। वो क्यों होती है हर कोई समझ सकता है इस बात के लिए। तो सवाल ये है कि जो ये जजेस जब बनते हैं, तो अगर कोई चीफ जस्टिस बना है तो चीफ जस्टिस किस जाति से हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। सबसे पहले मीडिया लग जाता है कि जज बने हैं ये दलित हैं, ये जज तो ये बने हैं डिफरेंस मीडिया बता रहा है, जी जी ये डिफरेंस मीडिया बता रहा है कि किस जज की क्या मीडिया जाति कोई है। दिक्कत है, अगर कोई राष्ट्रपति बनता है तो सबसे पहले मीडिया चलाना शुरू कर देता है कि जो है सिख समुदाय से बनाया गया ज्ञानी जाल सिंह अगर है तो। अब्दुल अच्छा, तो कलाम जी को आपको क्या राष्ट्रपति लगता बनाया है गया तो कि सबसे पहले अपना बताया जाता है कि नहीं मुस्लिम जो है उनको राष्ट्रपति बनाया गया। अरे भैया ये संवैधानिक पद है, पूरा देश को उनको देखना है, क्यों आप जातिवाद करते हो? अब तो सबसे बड़ा दुख ये होने लग गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज और वो भी चीफ जस्टिस, उनके साथ जाति जोड़ दी जाती है। बताइए, हाँ, कसूर तो मीडिया का है इस ना। बात से आप कैसे इनकार कर पाएंगे कि ये सब चीजें आज की तारीख में फैक्टर आ रहे हैं और इसे पार्टियां भी भुनाना चाहती हैं, संवैधानिक पद पर कुछ अलग तरह से जाति वाले व्यक्ति को देख करके फिर उसको वो जगह देना, ऐसा कुछ, क्योंकि ये तो चल रही हैं चीजें चर्चा में हमेशा। देखिए ये कह नहीं है सकता, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के अगर आप लोअर कोर्ट में भी देख लें कि जज साहब जो है अगर शर्मा है, एक्यूज शर्मा है, जज साहब गुप्ता है, अगर नीचे एक्यूज गुप्ता है, जज साहब यादव है, नीचे एक्यूज अगर यादव है, तो क्या उनके फेवर में फैसला सुनाने लग जाते हैं? कहीं कुछ नहीं होता ऐसा। और ये तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो पूरा देश देख रहा है। इवन कई बार क्या होता है कि कोई वकील एप्लीकेशन लगाते हैं कि जज साहब से हमें न्याय नहीं मिलेगा, या पहले ये वकील तो रहे थे और उन्होंने जब वकालत करते थे तो इस केस को सुना था, या उसके इनके घर से कोई जो है मिसिज है या बेटी या बेटा वो वकील थे, उन्होंने उस केस को हैंडल किया है और अभी जज बन गए तो वो केस इनके पास आ गया है। तो मैक्सिमम केसों के अंदर जो है जजेस कहते हैं नो, हम जो है बाकायदा केस को सुनेंगे। और अगर वो चीफ जस्टिस के पास जाते हैं फाइल को लेकर कि हमारा इस केस यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए, तो चीफ जस्टिस मना कर देते हैं। वो कहते हैं किसी की जज के ऊपर उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ना ठीक नहीं है। जब तक कि वो जज साहब खुद वकालत के दौरान जब वकील वकालत कर रहे थे, उन्होंने खुद ही वो एक्यूज का सिविल केस जो है उसका लड़ा हो और वो अब जज बन के वही केस आ जाए, वो तो खुद ही फाइल को ट्रांसफर कर देते हैं। अदरवाइज जजेस के ऊपर जो विश्वसनीयता पर अगर कोई सवाल उठाया जाता है तो दूसरा जो पक्ष का वकील है वो भी मना कर देता है कि नहीं साहब आप सुनाइएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये सब इस चीजें आती है। लेकिन अब तो ये हो, जैसे कि अब गवई जी देख लीजिएगा, इससे पहले जो है पहले भी दलित जज बने थे, KG बालाकृष्णन जी साउथ से थे, जिस समय वो जज थे कभी भी ये बात नहीं चली कि वो दलित हैं, पिछड़ी जाति से हैं, चर्चा नहीं होती थी। सिंपल भाई हमें पता है कि वो जज साहब सिख हैं, वो जज साहब क्रिश्चियन हैं, वो जज साहब दलित हैं, हमें पता है। पर ऐसा कोई ना कोई इशू था, ना कोई मीडिया में कोई बात होती थी, ना जनता के बीच में बात होती थी। लेकिन अब देखिएगा कि जिस प्रकार से अभी गवई जी आए हैं, तो उनके आने से पहले ही ये किसी की जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस बनते हैं चीफ जस्टिस, वो किसी की सिफारिश से नहीं बनते। तो जिस समय उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में होती है, पहले दिन से इनको पता होता है कि मेरे से ऊपर सीनियर कौन कौन है, उन सीनियर्स की रिटायरमेंट की डेट क्या है। उनको ये भी पता होता है कि जो फलां जज रिटायर होंगे तो मैं जो है चीफ जस्टिस बनूंगा। जब एक जज चीफ जस्टिस बनते हैं, उस ड्यूरेशन के अंदर जो दूसरे जजेस हैं
जो उनसे 2 दिन बाद भर्ती हुए थे, या सेम डे 4 जजों की नियुक्ति हुई है, और जो सबसे पहले नंबर पे जिनका ओथ हुई वो सीनियर माने जाएंगे, और जो बाकी 3 है वो जूनियर हो जाते हैं। तो ये इस डेट पे अगर जो पहले वाले जज चीफ जस्टिस बनकर तो 3 ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाते हैं। तो ये तो एक किस्मत की भी बात होती है कि कौन चीफ जस्टिस बन रहा है, लेकिन इसके अंदर सरकार किसी को बनने से रोक नहीं सकती है, ना ही वो किसी को बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो बिल्कुल क्लियर है। हाई कोर्ट में इस प्रकार की बहुत दिक्कतें आती हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई जी जब चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उससे पहले से ही मीडिया में खबरें चलनी शुरू हो गई कि अब दलित हैं, दलित आ रहे हैं, दलित ये होंगे, दलित वो होंगे, जूता फेंका गया तो दलित वाली बात शुरू हो गई। अब समस्या तो यही है ना कि समस्या तो हम मीडिया के लोग ही सबसे बड़ी खड़ी करते हैं। जी, यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि देश में जाति और धर्म कहीं चल रहा हो, कोर्ट में नहीं चल रहा है। अगर ऐसा है कि कोर्ट में नहीं चल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि चर्चाएं कुछ अलग तरह की चलती हैं। ठीक है, जो चर्चाओं को हवा दे रहे हैं उन्हें भी थोड़ा रुकना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच महेश जी फॉर टॉकिंग टू अस ऑन दिस। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।